मैं मीनाक्षी शुक्ला एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म वनडे एग्जाम स्टडी में। तो साथियों, जैसा कि पता है कि पर डे हमारी 2 बजे की क्लास होती है और आज आपको ये क्लास जो मिल रही है वो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास आपके लिए होने वाली है। आप देख रहे होंगे उसमें पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, लिखा है राज्यसभा के गठन में अनुभव एवं सेवा का प्रतिनिधित्व देने वाले भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरण से प्रभावित हुए। कहने का मतलब यह है कि जो हमारे संविधान में राज्यसभा के अनुभवी लोगों की बात की गई। उसका मतलब यह है कि राज्यसभा में जो सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, राज्यसभा में जो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं, ये आपको बताना है। आयरलैंड के संविधान से, कनाडा के संविधान से, यूएसए के संविधान से या ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो साथियों, जो राज्यसभा के अनुभवी मतलब मनोनीत सदस्य हैं, उन सदस्यों की बात किस देश के संविधान से ली गई है, तो ये हमारे ली गई है, ये किस देश के संविधान से ली गई है, आयरलैंड के संविधान से ली गई है। साथियों, इसी को हम कह सकते हैं आयरिश संविधान से ली गई। किससे? आयरिश के संविधान से, आयरिश संविधान से ली गई है। इसके अलावा जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो भी साथियों आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। अगर आपसे पूछा जाए आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया है, तो ये जो 12 सदस्यों का मनोनयन है ये लिया गया है। दूसरा साथियों, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल लिया गया है। और तीसरी अगर हम बात करें तो जो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं, उनको भी इसी देश के संविधान से लिया गया है। तो यहाँ पर विकल्प आपका क्या होने वाला है, विकल्प आपका ए विकल्प जाएगा, आयरलैंड गणतंत्र चला जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन फटाफट बताइएगा। कहता है शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है। अब जैसे ही ये प्रश्न आया, जरा गौर से इस बात को समझिएगा। क्या लिखा है? शून्यकाल लिखा है। कभी भी अगर शून्यकाल पूछा जाए, भाई शून्य आप कैसे लिखते हो, शून्य आपसे आप ऐसे ही तो लिखते हो। अगर क्या लिखा है? काल, काल का मतलब क्या है? समय। काल का मतलब क्या है? समय। यानी ऐसा समय जब समय शून्य हो जाता है। तो समय शून्य कब होता है? कभी घड़ी की सुइयों को देखिएगा, 0 0 0 यानी घंटा भी 0, मिनट भी 0 और सेकंड भी 0। ऐसा कब होता है? ऐसा साथियों होता है ठीक 12 बजे। तो ठीक 12 बजे याद रखिएगा, 12 बजे का जो समय होता है वो आपका क्या कहलाता है? शून्य काल कहलाता है। और शून्य काल साथियों जो समय होता है, यानी जो शून्य काल का जो घंटा कहलाता है शून्य काल, है ना, वो किस समय को कहा, ये किस देश के संविधान से लिया गया है? भारत, अमेरिका, ब्रिटेन या स्विट्जरलैंड तो आपको ये याद रखना है, ये साथियों भारत की देन है। जो हमारा शून्य घंटा है ना, वो किस देश की देन है? भारत की देन है। तो ए विकल्प आपका राइट चला जाएगा। साथियों, ये जो शून्य काल होता है वह संसद का दूसरा घंटा होता है। क्या होता है? संसद सत्र का दूसरा घंटा। संसद सत्र का दूसरा घंटा क्या कहलाता है? शून्य काल कहलाता है। और अगर पहला घंटा की बात करें, क्या पहला घंटा की बात करें जो कि 11 से 12 का होता है, 11 से 12 का होता है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रश्न काल कहते हैं। और ये संसद सत्र का पहला घंटा होता है। ठीक है, तो विकल्प आपका क्या जाना है? ए चला जाएगा। क्या जाएगा? ए चला जाएगा। अगला क्वेश्चन, सारी चीजें आप नोट करते रहिएगा। अगला प्रश्न कहता है भारतीय संविधान में अन्य संविधानों से कुछ विशेषताओं को लिया गया है, किस देश के राज्य से नीति निर्देशक तत्व के निर्माण में योगदान है। तो अभी बताया था साथियों, आयरलैंड या आयरिश के संविधान से 3 चीजें ली गई हैं। एक तो 12 सदस्यों का मनोनयन लिया गया है, दूसरा नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। क्या लिए गए हैं? नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। और साथियों तीसरा हमने क्या बताया? राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल की व्यवस्था भी इसी देश के संविधान से है। विकल्प आपका भी चला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है भारत में समवर्ती सूची की संकल्पना कहां से ली गई है। किसकी बात कर रहा है साथियों? बात कर रहा है समवर्ती सूची। तो कभी भी आपसे पूछा जाए, समवर्ती सूची पूछी जाए, केंद्र राज्य संबंध पूछा जाए, या साथियों शक्तियों का बंटवारा पूछा जाए। क्या पूछा जाए? शक्तियों का बंटवारा पूछा जाए। या साथियों इसके साथ ही साथ एक क्वेश्चन और पूछ दिया जाए, और वह प्रश्न है आपका प्रस्तावना की भाषा। क्या? प्रस्तावना की भाषा।
तो साथियों इसका राइट विकल्प आप क्या ले जाओगे, राइट विकल्प आप क्या कहोगे, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। किस देश के संविधान से ली गई है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, याद रखिएगा। ठीक है, ये चारों पॉइंट याद रखिएगा। समवर्ती सूची, केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध, ठीक है, केंद्र राज्य संबंध या शक्तियां, शक्तियों का बंटवारा, प्रस्तावना की भाषा, या ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई। हाँ, एक प्रश्न और याद रखना, अगर पूछा जाए उद्देश्य प्रस्ताव, क्या पूछा जाए, उद्देश्य प्रस्ताव का विचार, उद्देश्य प्रस्ताव का जो विचार लिया गया था जेएल नेहरू द्वारा लिया गया था, किसके द्वारा, जेएल नेहरू के द्वारा लिया गया था। तो ये किस संविधान से लिया गया, तो ये यूएसए के संविधान से। विचार कहां से आया, यूएसए से आया, और जो प्रस्तावना की जो भाषा थी वो आपके किस देश के संविधान से आई थी, तो वह आपके ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। अगला प्रश्न कहता है लोकहित मुकदमे की संकल्पना कहां से प्रारंभ हुई थी, यूनाइटेड किंगडम यानी यूके जिसको कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से, कनाडा से। तो विकल्प आपका क्या जाएगा, सी चला जाएगा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हो जाएगा, जिसको हम यूएसए कहते हैं। ठीक है, अगर पूछा जाए यूएसए के संविधान से क्या क्या लिया गया है, तो याद रखिएगा साथियों, न्यायिक पुनरावलोकन, क्या, न्यायिक पुनरावलोकन, स्वतंत्र न्यायपालिका, क्या, स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका, और इसके साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए मूल अधिकार, क्या, मूल अधिकार। ये सभी के सभी कहां से लिए गए हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिए गए हैं। विकल्प आपका क्या जाना है, सी चला जाएगा। और हाँ, अभी अब बताया था उद्देश्य प्रस्ताव का विचार, क्या बताया था, उद्देश्य प्रस्ताव का विचार, उद्देश्य प्रस्ताव का विचार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है आभासी फल क्या है। तो देखिएगा ध्यान से, जिन फलों का विकास बीज के अतिरिक्त यानी हम कह सकते हैं जिन फलों का विकास हमारे जो फूल है, फूल के अन्य भाग से हो, फूल के अन्य भाग से हो, वह क्या कहलाते हैं, वह हमारे आभासी फल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, आभासी फल कहलाते हैं, या झूठे फल कहलाते हैं, झूठे फल कहलाते हैं, झूठे नहीं झूठे फल, है ना। तो यहाँ पर ऐसा अगर कभी भी पूछा जाए तो याद रखिएगा कौन सा फल ऐसा है जो आभासी फल या झूठा फल कहलाता है, तो वह है आपका सेव। सेव का हम कौन सा भाग खाते हैं, कभी आपसे पूछा जाए तो याद रखिए पुष्पक्रम खाते हैं। क्या खाते हैं, पुष्पासन खाते हैं। क्या खाते हैं, इसका हम पुष्पासन खाते हैं ना, पुष्प वाला भाग खाते हैं इसका सेव का। तो सेव क्या है, पुष्पासन है। और साथ ही याद रखिएगा नाशपाती, नाशपाती ये भी क्या है, ये भी हमारा आभासी फल है। तो यहाँ पर विकल्प आपका क्या जाना है, ए चला जाएगा, सेव हो जाएगा, सेव हो जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है टमाटर क्या है। सभी ने टमाटर देखा होगा ना, रेड टमाटर होता है ना, खाने में बहुत ही अच्छा लगता है, रेड कलर का होता है। तो जब आप टमाटर खाते हो, टमाटर के अंदर क्या होते हैं, बीज होते हैं। तो ऐसे फल जिनके अंदर बीज हो, वो क्या कहलाते हैं, फल कहलाते हैं। जिनके अंदर बीज हो वो क्या कहलाते हैं, फल कहलाते हैं। बी विकल्प आपका राइट हो जाएगा, बी विकल्प आपका राइट हो जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला कहता है पुष्पी पादपों के बीज किससे निर्मित होते हैं। पुष्पी पादप यानी ऐसे पौधे जिनमें पुष्प है, क्या कहेंगे, ऐसे पादप यानी ऐसे पौधे जिनमें पुष्प पाए जाते हैं। क्या होते हैं, जिनमें पुष्प होते हैं, ऐसे पौधे यानी पादप जिनमें पुष्प होते हैं। कहते हैं ऐसे पादप जो, नहीं गलत है, ऐसे पादप, पुष्पी पादप के बीज किससे निर्मित होते हैं, पुष्पी पादप के बीज। यहाँ पर हम क्या कहेंगे, पुष्पी पादप के बीज। क्या कहता है, पुष्पी पादप के बीज किससे निर्मित होते हैं, तो बीज हमेशा किससे निर्मित होंगे, जो वास्तविक है। देखिएगा जिनका जो पुष्पी पादप है वो आपके क्या होते हैं, वास्तविक फल देंगे, ये क्या देंगे, वास्तविक फल देंगे। और इनका जो बीज होता है वो किससे निर्मित होता है, बीज पत्र से निर्मित होता है। विकल्प आपका क्या जाना है, विकल्प साथियों आपका सी चला जाएगा, विकल्प क्या जाएगा, सी चला जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है निषेचन के बिना
अंडे से बना, निषेचन के बिना अंडे से भ्रूण का बनना क्या कहलाता है? क्या कहता है? यहाँ पर आपसे कहता है निषेचन के बिना, यानी निषेचन के बिना, निषेचन नहीं हुआ, निषेचन क्या कहलाता है? याद रखिएगा, पराग कण का, कहां पर? पराग कण का वर्तिकाग्र पर आना, कहां पर आना? वर्तिकाग्र पर आना क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। तो यानी पराग कण वर्तिकाग्र पर नहीं आया, तभी तो कहा गया निषेचन के बिना। निषेचन यानी ये जो क्रिया है ये क्रिया नहीं हुई, तो निषेचन के बिना, निषेचन के बिना क्या बना है आपका? अंडे में भ्रूण का बनना, यानी इसके बिना जो भ्रूण बना है वह क्या कहलाएगा? वह साथियों अनिषेक जनन कहलाएगा, क्योंकि जनन तो हुआ नहीं है, निषेचन तो हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी फल बना तो क्या कहलाएगा? अनिषेक जनन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अनिषेक जनन कहलाएगा। ठीक है, अनिषेक जनन कहलाएगा। निषेचन के बिना अंडे से भ्रूण का बनना क्या कहलाता है? अनिषेक जनन कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न फटाफट बताइएगा, कहता है टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है आपको बताना है। एंथ्रोसायनिन, लाइकोपेन, कैरिकोजेंथिन और कैरोटीन। कैरोटीन के कारण जो पीला रंग होता है, ठीक है, पपीते का रंग पीला, जो पपीता पीला होता है वो किसके कारण होता है? कैरिकोजेंथिन के कारण होता है। लाइकोपेन के कारण क्या होता है? लाल रंग होता है किसका? टमाटर का। तो यहाँ पर विकल्प आपका क्या जाएगा? बी चला जाएगा। क्या जाएगा? बी चला जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट बताइएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? जल्दी से बताइएगा। याद रखिएगा साथियों, 28 दिसंबर 1885 में, 28 दिसंबर 1885 में गोकुलदास विश्वविद्यालय में, गोकुलदास महाविद्यालय में सर ए.ओ. ह्यूम के द्वारा, किसके द्वारा? सर ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। सर ए.ओ. ह्यूम कौन थे? ये साथियों निदेशक, ये क्या थे? ये साथियों निदेशक थे, हम कह सकते हैं इन्हीं के द्वारा स्थापना की गई, इसलिए ये महासचिव और संस्थापक दोनों कहलाए। क्या कहलाए? महासचिव भी कहलाए और संस्थापक भी कहलाए, दोनों महासचिव। ठीक है, और क्या कहलाए? संस्थापक कहलाए। दोनों चीजें आपको याद रखनी है। समय क्या था? 1885। याद रखिए 1950 बंग भंग यानी बंगाल विभाजन, बंग भंग 1905, 1857 की क्रांति। ठीक है, ये सारी बातें आपको याद रखना है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? देखिएगा, अगर हम बात करें डच की, किसकी बात करें? डच, तो डचों ने सबसे पहले जो अपना कारखाना बनाया था, अपना कोठी बनाया था, अपनी फैक्ट्री बनाई थी, तो साथियों अगर पूछा जाए कहाँ बनाई थी, तो याद रखिएगा साथियों कहाँ बनाई थी? हुगली में बनाई थी। कहाँ बनाई थी? हुगली नदी के किनारे बनाई थी, हुगली नदी के किनारे बनाई थी, इसीलिए इनकी कोठी को नाम क्या दिया गया था? हुगली, क्योंकि उस क्षेत्र को हुगली के नाम से ही जाना जाता है। विकल्प आपका क्या जाएगा? सी चला जाएगा। विकल्प क्या जाएगा? सी चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न आपसे कहता है भारत में क्षेत्रीय शासक को प्रभावित करने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र कौन था? ये आपको बताना है। ब्रिटेन था, हॉलैंड था, फ्रांस था या पुर्तगाल था? तो आप सभी को साथियों याद होगा कि सबसे पहले जो भारत में आए थे, सबसे पहले भारत में कौन सा यूरोपीय आया था? तो आप कहोगे पुर्तगाल आया था। कौन आया था? पुर्तगाली। और पुर्तगाली कौन आया था? वास्को डिगामा आया था, जिसका स्वागत करने के लिए जमोरिन कहाँ पहुंचा था? कालीकट पहुंच गया था। तो यहाँ पर जो विकल्प होने वाला है राइट, वो आपका क्या जाएगा? डी चला जाएगा, पुर्तगाल हो जाएगा। कौन जाएगा? पुर्तगाल हो जाएगा। याद रखिएगा, तो पहला यूरोपीय व्यापारी कौन आया था? पुर्तगाल से आए थे, और ऐसा आने वाला पहला व्यक्ति कौन था? वास्को डिगामा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना इस साल हुई थी, यानी आपको बताना है जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है वो उसकी स्थापना कब हुई थी? 1664, 1660, 1656 या 1680 या 1680। तो साथियों याद रखिएगा 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया
कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। यानी ये कौन थे? ये साथियों फ्रांसीसी थे। ये कौन थे? फ्रांसीसी थे। किस देश से आए थे? फ्रांस से आए थे। तो यहाँ पर विकल्प आपका क्या होने वाला है? 1664 होने वाला है। और ये साथियों 1760 में वांडीवास के युद्ध में 1760 में वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों के द्वारा क्या किए गए? इनकी बॉडी को बास कर दिया गया, यानी भगा दिए गए। तो विकल्प आपका क्या जाएगा? ए विकल्प चला जाएगा। 1664 ईस्वी हो जानी है, 1664 ईस्वी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जल्दी से करते हैं इस टेस्ट सीरीज को। कहता है गोवा में सती प्रथा पर रोक लगाने वाला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? अल्बुकर्क, क्रेवाल, अल्मीडा या डी ब्रैगेंजा। याद रखिए साथियों, अगर गोवा की बात कर रहा है कि गोवा में सती प्रथा को किसने रोका, तो याद रखिएगा गोवा में सती प्रथा पर रोक किसने लगाई थी साथियों? अल्बुकर्क ने लगाई थी। किसने लगाई थी? अल्बुकर्क ने लगाई थी। इसको कहा जाता है राजा राममोहन राय का पूर्वगामी। क्या कहा जाता है? राजा राममोहन राय का पूर्वगामी के नाम से जाना जाता है। और अल्बुकर्क ने ही साथियों 1510 में ही यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया था। यूसुफ आदिल शाह कहाँ का शासक था? बीजापुर का शासक था। और इससे क्या कर लिया था? गोवा को छीन लिया था। गोवा को छीन लिया था। ठीक है, ये बातें आपको आई होप याद होगी। तो विकल्प आप क्या लगाइएगा? ए लगाइएगा। क्या लगाइएगा? ए को लगाइएगा। ठीक है, यहाँ पर सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है मद्रास किस दुर्ग के नाम से जाना जाता है? तो साथियों जो मद्रास है, मद्रास वर्तमान में चेन्नई के नाम से जाना जाता है। और मद्रास का जो दुर्ग है उसको क्या कहा जाता है? आप देखिएगा यहाँ पर सेंट जॉर्ज, विलियम, सेंट डेविड और जॉन। तो याद रखिए साथियों सेंट जॉर्ज के द्वारा स्थापित किया गया, इसीलिए इसको सेंट जॉर्ज फोर्ट के नाम से जाना जाता है। जबकि जो कलकत्ता में है उसको सेंट विलियम फोर्ट के नाम से जाना जाता है। सेंट विलियम फोर्ट कहाँ है? कलकत्ता में है। और जॉर्ज फोर्ट कहाँ है? मद्रास में है। तो यहाँ पर विकल्प आपका क्या जाएगा? ए चला जाएगा। सेंट जॉर्ज दुर्ग मतलब फोर्ट होता है। तो विकल्प आपका क्या जाना है? विकल्प साथियों आपका ए चला जाएगा। क्या जाएगा? ए चला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है जब लाल, नीले तथा हरे प्रकाश का पुंज, यानी कहने का मतलब है मान लीजिए ये लाल है, ठीक है, ये क्या है? लाल है। अब देखिएगा दूसरा क्या है साथियों? ये आपका हरा है। और तीसरा क्या है? तीसरा साथियों आपसे नीला है। क्या है? आपसे कह दिया नीला है। यानी आपसे कहा लाल, हरा, नीला। लाल ले लेते हैं। कहता है एक तो लाल है, क्या है? लाल है। दूसरा हरा है, नीला है। जब तीनों कहते हैं तीनों एक स्थान पर पड़ेंगे, मानिए यहाँ पर स्थान पर पड़े तो हमेशा उसका रंग कैसा होगा? सफेद होगा। ये बात आप याद रखिएगा। विकल्प आपका क्या जाएगा? डी चला जाएगा। इसीलिए जो इंद्रधनुष यानी जो आपकी CFL आती है ना, या जो लाइट होती है, सूर्य के प्रकाश का रंग हमेशा कैसा होता है? व्हाइट कलर का होता है। क्योंकि उसमें साथियों 7 रंगों का समूह होता है, जिनमें मेन रंग आपके होते हैं लाल, नीले और हरे। लाल, नीले और हरे जब ये इकट्ठा होता है ना तो क्या बनाता है? व्हाइट कलर बना देता है, सफेद हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहते हैं वायुमंडल में प्रकाश के वितरण का कारण क्या है? देखिएगा साथियों यहाँ से क्या निकला? सूर्य आया है ना, या जब सूर्य का प्रकाश आया तो जो वायुमंडल है, वायुमंडल में क्या है? डस्ट के पार्ट है। वायुमंडल में क्या है साथियों? डस्ट के पार्ट है, यानी धूल के कण है। तो जब ये जो रे आती है ना, रे जब इन धूल के कणों से टकराती हैं तो साथियों ये क्या करती है? स्कैटरिंग कर जाती हैं, बिखर जाती हैं। तो अगर कभी भी आपसे पूछा जाए वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या होता है, तो आप क्या कहिएगा? यहाँ पर विकल्प हो जाएगा धूल कण से टकराकर ये स्कैटर कर जाती हैं, बिखर जाती हैं। तो विकल्प आपका क्या जाएगा? बी चला जाएगा। धूल के कण यानी डस्टिंग पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है मृग तृष्णा किसका उदाहरण है? अपवर्तन, पूर्व आंतरिक उपवर्तन, विक्षेपण का या विवर्तन का? तो याद रखिए साथियों पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और इसी मृग तृष्णा के कारण ही जब रेत पर सूर्य का प्रकाश
जब रेत पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो हमें क्या नजर आता है? पानी जैसा नजर आता है, पानी जैसा नजर आता है। ये साथियों क्या है? ये एक मृग तृष्णा है, यानी सिर्फ और सिर्फ एक छलावा होता है या हमको धोखा होता है, उसी को क्या कहते हैं? मृग तृष्णा के नाम से जाना जाता है। ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। बी विकल्प आपका राइट चला जाएगा। क्या जाएगा? बी विकल्प आपका राइट हो जाना है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है, जब किसी दर्पण को थीटा कोण से घूर्णित किया जाए, घूर्णित मतलब घुमाया जाए, कहने का मतलब है मान लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु रखी थी, अब हमने क्या किया, ये इस तरह से रखी थी, हमने क्या किया, इसको घुमा दिया और इसको घुमाकर हमने कैसा रख दिया, उसको इस तरह से रख दिया। तो अगर किसी वस्तु को अगर हम थीटा कोण पर घुमाते हैं तो वह हमें मिरर में, तो वह ये मिरर लगा है, मिरर मतलब दर्पण, तो वह हमें दर्पण में कितनी घूमी नजर आएगी? याद रखिएगा साथियों, दर्पण में वह हमको 2 थीटा कोण घूमी नजर आएगी। कितनी? 2 थीटा कोण घूमी नजर आएगी। डी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। क्या होगा? डी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। अगर हम किसी चीज को 2 थीटा घुमाएंगे तो दर्पण में 4 थीटा हो जाएगी। अगर हम उसको सामने से 60 अंश का घुमाएंगे तो दर्पण में 120 अंश का घूम जाएगी। ये याद रखिएगा, जो भी हम वस्तु के साथ करेंगे प्रतिबिंब में उसका डबल हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, विकल्प आपका क्या हो जाना है? डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, भारत तथा एशिया की एकमात्र अधोभौमिक, अधो मतलब इस प्रश्न को भी कराया, अधो मतलब नीचे, भौमिक मतलब होता है भूमि, तो कहता है भूमि के नीचे क्या है? संचय जल विद्युत परियोजना। भूमि के नीचे जल विद्युत परियोजना। तो याद रखिएगा साथियों, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो भूमि के नीचे है कहीं ना कहीं कुछ ऐसे तत्व दबे हैं। कौन कौन से? एक तो या तो यूरेनियम दबा होगा या तो थोरियम दबा होगा, जिसके कारण पृथ्वी क्या होती है साथियों? पृथ्वी गर्म रहती है, पृथ्वी गर्म रहती है और उसी गर्माहट से क्या किया जाता है? विद्युत का निर्माण किया जाता है। किसका निर्माण किया जाता है? विद्युत का निर्माण किया जाता है। और साथियों ये हमारे भारत में अभी तक पहली योजना कौन सी थी? यानी पहला स्थान कौन सा था? मणिकर्णिका था। क्या था? मणिकर्ण था, जो कि कहाँ का था? हिमाचल का था। कहाँ का था? हिमाचल का सबसे पहले। दूसरी साथियों कहाँ बनी है? खम्मम में बनी है। खम्मम कहाँ है आपका? आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। तीसरा छत्तीसगढ़ में है तातापानी, छत्तीसगढ़ में है तातापानी। तो यहाँ पर विकल्प आपका क्या जाएगा? बी चला जाएगा, हिमाचल हो जाना है। क्या हो जाना है? हिमाचल जाएगा। अगला कहता है, भारत की पहली लहर परियोजना निम्न में से किस स्थान पर स्थापित की गई है? कांडला, बिंझिंगम, कारवार या धारवाड़। तो साथियों अगर लहर की बात हो रही है, किसकी? लहर से बनने वाली बिजली, लहर से बनने वाली ऊर्जा का संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? तो याद रखिए साथियों, केरल के बिंझिंगम में। कहां पर? केरल के बिंझिंगम में। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ी ज्वारी की अगर हम बात करें तो कहां पर है साथियों? भावनगर गुजरात। कहां पर है? भावनगर गुजरात। अगर सबसे बड़ी पवन ऊर्जा की बात करें तो मांडवी कहाँ है? मांडवी साथियों आपकी गुजरात में, ये भी गुजरात में। तो यहाँ पर विकल्प क्या होने वाला है? बिंझिंगम चला जाएगा, केरल हो जाएगा। बिंझिंगम चला जाएगा, केरल हो जाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को नापा? क्या कहते हैं? किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि, यानी साथियों ये जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी हमारी गोलाकार है और ये इसका जो चारों ओर है ना, ये इसकी क्या है? ये इसकी परिधि होती है। ये क्या होती है? ये इसकी परिधि होती है। और परिधि को नापने वाला सबसे पहला व्यक्ति कौन था? इरेटोस्थनीज था। कौन था? इरेटोस्थनीज था। विकल्प आपका क्या जाएगा? डी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। क्या होगा? डी विकल्प साथियों आपका राइट हो जाना है। अगला प्रश्न कहता है, सौर मंडल के 4 सबसे विशाल ग्रहों के घटते क्रम में जमाएं, यानी घटते क्रम में आपको शिफ्ट करना है। तो अगर कभी भी आपको 4 बड़े ग्रह पूछे जाए, देखिएगा हम पहले सारे ग्रह बना लेते हैं। ये आपका क्या है? ये आपका सूर्य है, याद रखिएगा। इस तरह से हम सूर्य को बना लेते हैं। फिर यहाँ पर
पर इस तरह से 4 ये हैं, फिर यहाँ पे आपके क्षुद्र ग्रह हैं, छोटे छोटे ग्रह, फिर 1 2 3 4। ठीक है, पहले आपका क्या है, बुध है, फिर आपका क्या है, शुक्र है, फिर आपका क्या है, पृथ्वी है, फिर आपका क्या है, मंगल है। ठीक है, ये आपके क्या है, क्षुद्र ग्रह, क्या है, क्षुद्र ग्रह। ठीक है, फिर इसके बाद क्या आता है साथियों, ये है आपका बृहस्पति, क्या है, बृहस्पति है, ये आपका शनि है, ये अरुण है, और ये क्या है, वरुण है। अगर कभी भी ये साथियों ऐसे क्रम से लगे हैं, कभी भी अगर आपको आकार के अनुसार पूछे जाएं तो इनको इसी क्रम में जमा दें, यानी सबसे बड़ा बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। चलिए जमाते हैं। तो सबसे बड़ा कौन सा है, बृहस्पति है, फिर बुध, ये तो होना नहीं है, बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस है, नेपच्यून है, UN। ठीक है, बिल्कुल सही, विकल्प आपका बी चला जाएगा। देखिएगा, अरुण को क्या कहते हैं, यूरेनस कहते हैं, यूरेनस कहते हैं, और वरुण को क्या कहते हैं, नेपच्यून कहते हैं। क्या कहते हैं, नेपच्यून कहते हैं। शनि को सैटर्न कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, आई होप इतनी बात आपको समझ आ चुकी होगी। अगला प्रश्न देखते हैं, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कारण चट्टानों के रूपांतरण के लिए उत्तरदायी नहीं है। यानी कहता है चट्टानों का जो रूप बदल जाता है, चट्टानों का रूप बदलने के लिए उत्तरदायी क्या क्या है, तो मुख्य रूप से साथियों ताप और दाब है, मुख्य रूप से ताप और दाब है। ठीक है, तो ताप तो है, दाब भी है। तीसरा साथियों क्या है, अपर्दन है। अपर्दन मतलब क्या है, कटाव है। अपर्दन क्या है, कटाव है। बचा क्या, घुलन। तो यहाँ पर विकल्प क्या जाएगा आपका, डी चला जाएगा। घुलन इज द राइट विकल्प, या डी इज द राइट विकल्प। ठीक है, क्वेश्चन आपको नए मिले होंगे आज की भी सीरीज में, ये 100% हमारा प्रॉमिस है आपसे। अगला कहता है पाराद्वीप बंदरगाह। क्या कहता है, पाराद्वीप बंदरगाह। देखिएगा, पाराद्वीप जो बंदरगाह है साथियों कहां पर है, उड़ीसा में है। कहां पर है, उड़ीसा में है। इसका विकास किया गया, इसका विकास किया गया, क्यों किया गया था, याद रखिएगा। कलकत्ता बंदरगाह, जो कलकत्ता में बंदरगाह है ना, कौन सा है, हल्दिया बंदरगाह और कोलकाता बंदरगाह। हल्दिया कोलकाता बंदरगाह कहां पर है, तो वह आपके पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, दूसरा साथियों आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में कौन सा है, जल्दी से बताइएगा। आंध्र प्रदेश में कौन सा है, विशाखापट्टनम। इन दोनों का भार कम करने के लिए पाराद्वीप का क्या किया गया, विकास किया गया है। पाराद्वीप दूसरा गहरा बंदरगाह है, पाराद्वीप दूसरा गहरा बंदरगाह है। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो विकल्प जाएगा वो क्या चला जाएगा, उड़ीसा चला जाएगा। पश्चिम बंगाल में आपका हल्दिया है। कर्नाटक में क्या है, कर्नाटक में आपका न्यू मंगलोर है। केरल में कोच्चि है। सारी चीजें याद रखनी चाहिए। यहाँ पर विकल्प आपका डी चला जाएगा। अगला प्रश्न कहता है चेन्नई और विशाखापट्टनम को कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ता है। क्या कहता है, यहाँ पर आपसे प्रश्न थोड़ा बदल दिया गया। कहता है चेन्नई और विशाखापट्टनम को। चलिए तो देखिएगा, यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर कोलकाता बनाया, यहाँ पर दिल्ली बनाया, यहाँ पर आपका मुंबई बनाया, और यहाँ पर आपका चेन्नई बनाया। अब ध्यान से सुनिएगा, यहां से यहां तक लेकर NH2। ठीक है, अब देखिएगा यहां से आगरा है, यहाँ पर क्या है, आगरा है। ठीक है, आगरा से लेकर इसको मिला दीजिएगा NH3, यहां से यहाँ इसको मिलाइएगा NH4। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ इसको जब मिलाओगे ना तो ये क्या है, NH5 है। क्या है, NH5 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए साथियों, यहाँ पर क्या है, चेन्नई है, और यहाँ पर क्या है आपका विशाखापट्टनम है। क्या है, विशाखापट्टनम है। ठीक है, अगर 8 की बात करें, 8 किसको जोड़ता है, दिल्ली को मुंबई से जोड़ता है। 8 क्या करता है, दिल्ली को मुंबई से जोड़ता है। तो यहाँ पर विकल्प आपका क्या हो जाएगा, NH5 हो जाएगा। बी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, हाँ बहारागोड़ा तक जाता है, ये भी याद रखना। अगर पूछा जाए ये जो NH5 है कहाँ जाता है, चेन्नई से, और यहाँ पर आपका पड़ता है बहारागोड़ा, उड़ीसा में पड़ता है। बहारागोड़ा कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में पड़ता है। यहां तक साथियों जाता है। अगला कहता है वर्षा नद पहाड़ी से निकलने वाली नदी कौन सी है, ये आपको बताना है। लूनी, चंबल, बैगाई या साबरमती। तो साबरमती कहां से निकलती है, जयसमंद झील से निकलती है। ठीक है, चंबल कहां से निकलती है, जानापाव पहाड़ी से निकलती है। लूनी कहां से निकलती है, नाग पहाड़ी से निकलती है। साथियों राइट विकल्प आपका क्या हो जाएगा, बैगाई हो जाएगा, जो वर्षानद पहाड़ी से निकलती है। और याद रखिएगा साथियों, डिंडीगुल,
क्या डिंडीगुल और मदुरई, डिंडीगुल और मदुरई इसी के तट पर है। डिंडीगुल और मदुरई, डिंडीगुल और मदुरई इसी के तट पर है, इसी के तट पर बसे हुए हैं। किसके? बैगाई। ये साथियों मुख्य रूप से कहाँ की नदी है? तमिलनाडु में बहने वाली नदी है, तमिलनाडु में बहने वाली नदी है। ये विकल्प आप याद रखिएगा, विकल्प आपका क्या चला जाएगा? सी चला जाएगा। अगला कहता है हुंडरू जलप्रपात निर्मित है। भैया किसकी बात कर रहा है? हुंडरू। इंद्रावती, कावेरी, स्वर्ण रेखा या इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा साथियों, इंद्रावती पर है आपका चित्रकूट जलप्रपात। क्या है? चित्रकूट जलप्रपात। ठीक है, कहां पर है? वह आपका इंद्रावती नदी पर है। कावेरी पर शिव समुद्रम। क्या है? शिव समुद्रम है। और स्टैनली जलप्रपात। क्या है? स्टैनली जलप्रपात। ठीक है, फिर साथियों स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा नदी पर क्या बना हुआ है? हुंडरू जलप्रपात है। क्या है? हुंडरू जलप्रपात है। तो विकल्प आप किसको लगाइएगा? विकल्प आप किसको दीजिएगा? फटाफट बताइएगा। विकल्प आप क्या लगाएंगे ये आपको बताना है, विकल्प आप क्या देंगे ये आपको बताना है। बहुत बढ़िया, मोस्टली साथियों के आंसर आ रहे हैं स्वर्ण रेखा नदी। ठीक है, सही है, यही विकल्प आपका राइट चला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है लेटेराइट मिट्टी में निम्नलिखित में कौन संबंधित है? अब देखिएगा यहाँ पर हमने क्या लिखा? लेटेराइट। लेटेराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है? लाल ईंट सा होता है। कैसा होता है? लाल ईंट सा होता है। ठीक है, और ये साथियों कैसी है? अपक्षालित मृदा है। कैसी है? अपक्षालित मृदा है। यानी इसमें क्या होता है? इसमें कह सकते हैं हम हमारे उपयोगी तत्व जो होते हैं, ह्यूमरस की मात्रा नहीं उपलब्ध होती है। तो लेटेराइट मिट्टी में साथियों क्या होती है? बागानी खेती होती है। क्या होती है? बागानी खेती होती है। ये आपके कहां पर है? पश्चिमी घाट में है। पश्चिमी घाट में मुख्य रूप से अगर पश्चिमी घाट पूछा जाए तो पश्चिमी घाट के केरल में है। फिर साथियों कहाँ है? तमिलनाडु में है। और आपकी मेघालय में। ज्यादा वर्षा के कारण हो जाती है। कैसे होती है? लेटेराइट मिट्टी का कारण क्या है साथियों? ज्यादा वर्षा होती है। क्या होता है? ज्यादा वर्षा होती है। सी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। बागानी फसलें हो जाएंगी। क्या हो जाएगी? बागानी फसलें हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किस से होकर कर्क, विषुवत एवं मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं? तो देखिएगा साथियों एशिया, एशिया से मकर नहीं गुजरती है, एशिया से मकर नहीं गुजरती है। अफ्रीका से कर्क भी गुजरेगी, विषुवत भी गुजरेगी और साथियों मकर भी गुजरेगी। उत्तर अमेरिका से सिर्फ और सिर्फ कर्क रेखा गुजरती है। दक्षिण अमेरिका से मकर गुजरती है और विषुवत गुजरती है। तो इसको हम क्या कहते हैं? डी पे हम बी पे टिक लगाइएगा। अफ्रीका से तीनों रेखाएं गुजरती हैं और इसको क्या कहते हैं? अंध महाद्वीप कहते हैं। इसी को मानव की जन्मस्थली कहा जाता है, मानव की जन्मभूमि कहा जाता है। मानव की जन्मभूमि किस महाद्वीप को कहते हैं? तो अफ्रीका महाद्वीप को कहते हैं। जबकि सभ्यताओं का पालना किसको कहते हैं? वह हमारी एशिया महाद्वीप को कहते हैं। तो यहाँ पर विकल्प क्या जाएगा? बी चला जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कौन सा जलाशय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? 10 डिग्री, 11 डिग्री, अंडमान समुद्र, बंगाल की खाड़ी। अब देखिएगा आपको याद रखना है साथियों, जो हमारा अंडमान निकोबार है, ठीक है, अंडमान जो है, अंडमान 4 भाग में डिवाइड है। ठीक है, आपका उत्तर अंडमान, मध्य अंडमान और ये है आपका दक्षिण अंडमान। इसको कहते हैं लिटिल अंडमान। क्या कहते हैं? लिटिल अंडमान कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या है? इसके बाद है आपका 10 डिग्री चैनल। क्या है? 10 डिग्री चैनल है। और इसके बाद आपका निकोबार शुरू होता है। क्या शुरू होता है? निकोबार शुरू होता है। और सबसे पहला जो है वो क्या है? कार निकोबार है। तो हमेशा याद रखना 10 डिग्री चैनल किसके किसके बीच में है? अंडमान और निकोबार के बीच में तो है ही, लेकिन साथ ही साथ याद रखना लिटिल अंडमान और कार निकोबार, लिटिल अंडमान और कार निकोबार। विकल्प क्या जाएगा? ए चला जाएगा। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप 9 डिग्री बता रहे हैं। 8 डिग्री की बात करें तो मिनिकॉय और मालदीव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहा गया, कहता है निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबा का सबसे अधिक भंडार है? बिहार, झारखंड, कर्नाटक, राजस्थान। तो साथियों राजस्थान याद रखिएगा। राजस्थान के झुंझुनू में खेतड़ी सिंघाना है ना। खेतड़ी सिंघाना साथियों क्या है?
ये तांबे की खान है और ऐसा माना जाता है कि ये 30 वर्ष तक इसके पास इतना भंडार है कि ये 30 वर्ष तक देश को अकेले तांबा उपलब्ध करा सकती है। इसके पास साथियों इतना भंडार है कि ये 30 साल तक देश को अकेले ही तांबा भंडार उपलब्ध करा सकती है। और ये साथियों सैंधव काल से, आज से नहीं, सैंधव काल से यहाँ पर भंडार पाए जाते हैं। तो विकल्प आपका क्या जाएगा? विकल्प आपका डी चला जाना है। विकल्प क्या जाएगा? विकल्प आपका डी चला जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है निम्नलिखित में से कौन धातु खनिज नहीं है? आपको बताना है कि कौन सी धातु है, धातु खनिज नहीं है, ये बताना है कि इनमें से कौन सी धातु खनिज नहीं है। तो देखिएगा हीमेटाइट, ये तो लोहा का अयस्क है और लोहा क्या है? लोहा तो हमारा खनिज है ही। बाक्साइट भी साथियों हमारा खनिज है। बाक्साइट क्या है? खनिज है। अब लियोनाइट, ये भी क्या है? ये लोहे का अयस्क है, तो ये भी खनिज है। क्या नहीं है? जिप्सम नहीं है। क्या है? जिप्सम नहीं है। जिप्सम साथियों क्या होता है? ये एक हम कह सकते हैं ये चूने का सल्फाइड होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में इसकी कुछ मात्रा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम सुना है ना, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में जिप्सम ही होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में जिप्सम ही होता है। दूसरी याद रखिएगा, जब हमारे खेत साथियों कैसे हो जाते हैं? क्षारीय हो जाते हैं। तो क्षारीय मृदा के सुधार के लिए क्या करते हैं? खेत में साथियों जिप्सम को डालते हैं। क्या डालते हैं? जिप्सम को डालते हैं। तो यहाँ पर विकल्प आपका क्या जाएगा? सी चला जाएगा। क्या जाएगा? सी चला जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है सारण सिंचाई नहर किससे निकाली गई है? सारण सिंचाई नहर किससे निकाली गई है? ये आपको बताना है। ठीक है, जल्दी से बताइएगा। अब देखिए सबसे पहले क्या है? सोन है, गंगा है, कोसी है और गंडक है। ठीक है, 4 विकल्प दिए हैं, तो याद रखिए साथियों गंडक नदी पर त्रिवेणी नामक स्थान पर एक बांध बनाया गया। क्या किया गया? यहाँ पर एक बांध बना दिया गया। ठीक है, और इस बांध, जब जैसे कहीं पर नदी बह रही है, अब इस नदी पर हमने क्या किया? बांध बना दिया। तो जब इस पर बांध बनेगा तो इसके पीछे वाले भाग में क्या होगा? जल भर जाएगा। ठीक है, तो इसके पूरब से भी एक नहर निकाली गई है, एक नहर पूर्वी छोर से निकाली गई है, जिसको क्या कहा गया? जिसको साथियों तिरहुत नहर कहा गया। क्या कहा गया? तिरहुत नहर कहा गया। और इसके पश्चिमी छोर से भी एक नहर निकाल दी गई, इसको क्या कहते हैं? इसको साथियों कहा गया है सारण नहर। क्या कहा गया? सारण नहर। तो पश्चिमी छोर से सारण नहर निकली है और पूर्वी छोर से आपकी तिरहुत नहर निकली है। तो विकल्प आपका क्या हो जाएगा? गंडक हो जाना है। क्या हो जाना है? गंडक हो जाएगा। ठीक है, ये बातें आप याद रखिएगा। तिरहुत नहर और आपकी सारण नहर दोनों किससे निकली है? गंडक से निकली है। अगला कहता है तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? किसकी बात कर रहा है? तीस्ता। कल याद कीजिएगा, कल हमने आपको तीस्ता के विषय में बताया था कि जो तीस्ता है, तीस्ता नदी कहाँ की है? सिक्किम की है, बताया था ना। और ये किससे निकलती है? वहां पर हमने आपको दिखाया था सिक्किम में ही साथियों क्या है? चोलामू झील है और आपका जेमू ग्लेशियर है। क्या है? जेमू ग्लेशियर। तो वहीं से ये नदी निकलती है। तो याद रखिएगा साथियों तीस्ता जल विद्युत परियोजना कहाँ की है? सिक्किम की है। तीस्ता जल विद्युत परियोजना कहाँ की है? सिक्किम की है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? ये आपको बताना है। तो देखिएगा साथियों, इस वर्ष 6 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, 7 अक्टूबर। साथियों याद रखना, इसका कोई दिन निश्चित नहीं है, कोई दिवस यानी कोई तिथि निश्चित नहीं है। ऐसे करिए, कोई तिथि निश्चित नहीं है। इस बार मनाया गया था। इस बार कब मनाया गया था? 8 अक्टूबर को मनाया गया था। कब मनाया गया? 8 अक्टूबर को मनाया गया था। याद रखिए साथियों, मई और अक्टूबर के सेकेंड सैटरडे, मई और अक्टूबर
सेकेंड यानी दूसरे शनिवार को ये मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। विश्व प्रवासी मतलब बाहर से आए हुए पक्षियों का ये दिवस मनाया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है, तो आप याद रखिएगा ये मई महीने में भी मनाया जाएगा और अक्टूबर महीने में भी मनाया जाएगा। कब मनाया जाएगा? जो उस महीने का दूसरा शनिवार होगा, जो उस महीने का दूसरा शनिवार होगा। तो इस बार साथियों ये 8 अक्टूबर को मनाया गया। विकल्प आपका क्या जाएगा? बी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। बी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है हाल ही में भारत और किस देश के बीच व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज समझौता हुआ है? तो साथियों याद रखिएगा न्यूजीलैंड। क्या हमने कहा? हमने आपसे कहा न्यूजीलैंड और भारत के बीच में ये समझौता हुआ है और यहाँ के नौसैनिक यानी किसके द्वारा हुआ है? नौसैनिक या हम कह सकते हैं जो हमारी जल सेना होती है उसके बीच में साथियों ये समझौता हुआ है। ठीक है, और इसका कारण क्या था? इसका कारण है समुद्री क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए समझौता। ये जो समझौता हुआ है वो समुद्री पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए, क्या कहेंगे? समुद्री पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए, समुद्री पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए साथियों ये समझौता किया गया है। बनाए रखने के लिए ये समझौता किया गया। तो यहाँ पर जो विकल्प राइट होने वाला है वो क्या हो जाएगा? न्यूजीलैंड हो जाना है। ठीक है, न्यूजीलैंड हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है हाल ही में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किस राज्य ने एंटी डस्ट अभियान शुरू किया है? महाराष्ट्र ने, हरियाणा ने, दिल्ली ने या हिमाचल प्रदेश ने? तो राइट विकल्प क्या जाएगा? दिल्ली ने किया है। किसने किया है? दिल्ली ने किया है। देखिएगा होता क्या है साथियों, सर्दी का मौसम आने वाला है और सर्दी के मौसम में यहाँ पर स्मोग की हालत हो जाती है। कहने का मतलब स्मोक मतलब क्या होता है? धुआं हो जाता है और फाग का अर्थ होता है धुंध। यानी यहाँ पर साथियों चारों ओर धुएं के रूप में धुंध छाई रहती है, जिस कारण हो सकता है कई दिनों तक सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है, जो कि साथियों बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। इसीलिए साथियों दिल्ली के पर्यावरण मंत्री कौन है? गोपाल दास हैं। तो याद रखिएगा साथियों पर्यावरण मंत्री दिल्ली के गोपाल दास के द्वारा ये स्टार्ट करा गया है। इसको क्या कहते हैं? एंटी डस्ट अभियान। क्या? एंटी डस्ट अभियान। तो याद रखिएगा अगर पूछा जाए एंटी डस्ट अभियान कहाँ शुरू किया गया है? दिल्ली में किया गया है। किसके द्वारा शुरू किया गया है? गोपाल दास के द्वारा किया गया है। सर्दी मौसम की स्टार्टिंग होने वाली है, तो विकल्प आपका क्या जाएगा? सी चला जाएगा। क्या जाएगा? सी चला जाएगा। हो गया ना यहाँ तक? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न आपसे कहता है हाल ही में किसके नाम पर पहला बहुकला सांस्कृतिक केंद्र खोलने की घोषणा की गई है? रतन टाटा, नीता अंबानी, अटल बिहारी वाजपेयी या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताइएगा। अब देखिएगा ध्यान दीजिएगा साथियों किसके नाम पर घोषणा की गई है? तो नीता अंबानी के नाम पर खोलने की घोषणा की गई है। साथियों देखिएगा ईशा अंबानी कौन है? नीता अंबानी की बेटी है। कौन है? नीता अंबानी की बेटी। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने साथियों नीता अंबानी के नाम पर प्रथम सांस्कृतिक केंद्र खोलने की बात की है। प्रथम बहुसांस्कृतिक केंद्र खोलने की घोषणा की है। ठीक है, ये साथियों कहां पर खुलेगा? तो मुंबई के बांद्रा कुला में साथियों ये खोला जाएगा। ये बात आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर विकल्प आपका क्या होगा? वी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। तो साथियों आशा ही नहीं बल्कि हमें पूरा विश्वास भी है कि आज की क्लास आपको बेहतर लगी होगी। तो चलिए मिलते हैं कल आपसे फिर से एक नई क्लास के साथ, और आज की क्लास के लिए हमें दीजिए इजाजत। कैसी क्लास लगी ये कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।